वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही खास मुद्दे पर आए हुए हैं जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक, इतना बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में और जिस चीज को चेंज करने में भी हजार बार पूछना पड़ता है। अगर उसका एक माइनर चेंज भी किया जाए ना तो मेरे हिसाब से इंडिया में इतना बड़ा हंगामा मच सकता है, इतने ज्यादा हत्या, इतने ज्यादा बलात्कार वगैरह ये सब से चालू हो सकता है कि मतलब कि हाहाकार मच सकता है। इस टाइप का ही मुद्दा है। ठीक, हम लोग जो इस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो वक्फ मुद्दे की बातचीत करने वाले हैं। ठीक, इस वक्फ मुद्दे में है क्या, ये एक्ट क्या है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, राहुल गांधी वैसे बनाया था, राजीव गांधी वैसे बनाया था, इसका रीजन क्या है, इसको कौन कौन सी पावर मिलती है जिससे मुस्लिम्स काफी एक्टिव रहते हैं और इसको छूने से मुस्लिम्स काफी बौखला होते हैं। ठीक, तो इस मुद्दे को सारी चीज डिटेल्स में जो बताएंगे वो हमारे साथ दूसरा कनेक्टेड है, वो सारी चीज बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे किस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए और कैसे ये बनाया गया था, इसका क्या मकसद है। यस, थैंक यू सो मच सर। देखो, वक्फ बोर्ड बनाने की पहली बात, इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये एक देश, सबसे पहले तो हमको कांग्रेस का एक नेचर नहीं समझ में आता है। कांग्रेस की उसी की इंदिरा गांधी ने बोली कि ये एक सेकुलर देश है। उसने 1885 में 1885 में वो खुद बोली कि ये एक सेकुलर देश है। सेकुलर देश का मतलब होता है जहाँ पे सब धर्म बराबर है, धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ पे सारे धर्मों का समान एक समानता होता है कानून के हिसाब से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन इन्होंने फिर भी माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे मुसलमानों को वक्फ बोर्ड बना के दे दिया था 1954 में। कब? 1954 में वक्फ बोर्ड बना के दिया गया। ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इट मीन्स कि अगर मुस्लिम को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए वो फाइनेंशियली प्लस फिजिकली हर सपोर्ट देने के लिए तैयार है, खड़ा है वक्फ बोर्ड। अगर उसको कोर्ट में लड़ना है तो वो वकील मुहैया करवाएगा। पुलिस स्टेशन से पहले अगर मुस्लिम में कोई विवाद होता है तो वो पहले वक्फ बोर्ड जाएंगे। वक्फ बोर्ड का जो पावर की अगर बारे में बात करें, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ है। वक्फ बोर्ड को 2013 में अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है दोस्तों बदलाव किए गए। बदलाव, कांग्रेस को पता था कि हमको इलेक्शन हारना है, इसीलिए वो हारते हारते 2013 में कुछ बदलाव करके गए। इस बदलाव के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास इतनी अंदरूनी शक्तियां आ गई जिसके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस घर में रह रहे हैं, इस घर पे अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम डीएम के पास नहीं जा सकते, अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते, कोर्ट में एफआईआर नहीं कर सकते, जाके पुलिस स्टेशन में कोर्ट में लड़ नहीं सकते उसके खिलाफ। डीएम खुद उसकी बात को सुनेगा और उसकी बात को सुन के आके घर को सील करके उसके हवाले करेगा, हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कानून बना के संशोधित कर दिया, लोकसभा में राज्यसभा में पास करके बिल बना के कानून बना दिया। अब ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, ये चल रहा है और ये आज भी हो रहा है। बहुत लोगों के मकान पे ये पता कैसे चला कि ये इतना बड़ा गेम हो रहा है। साउथ में एक त्रिचीपल्लम नाम का गांव है तेलंगाना में। उस पूरे गांव को मंदिर सहित वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये पूरा गांव हमारा है। उस गांव में एक इंसान की बेटी की शादी थी। जब वो अपनी बेटी की शादी के लिए अपना जमीन बेचने गया रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको पता लगता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। वो कहा वक्फ क्या होता है, उसको तो पहली बार तो वक्फ के बारे में पता ही नहीं, ये है क्या। ये तो मैं कितने साल से सर इस पे अनाज बो रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, घर में शादी करनी है तो हमको बेचना पड़ रहा है। अब वहां से उसको पता चला, फिर वो हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तब तक हाई कोर्ट में ही उसको पता चल गया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपना अपना चेक करवाया तो पता चला पूरा गांव ही वक्फ ने अपने आप पे क्लेम किया है अपने ऊपर। तब पता चला कि ये वक्फ कर क्या रहा है। आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के छोड़ के सबसे ज्यादा अगर जमीन तीसरा किसी के पास है इस भारत में तो वक्फ बोर्ड के पास। इतना जमीन उसने लीगल तरीके से हथिया रखा है। अब उसमें केवल बीजेपी, मतलब जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, उसका बस कहना इतना है कि हम इसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मुसलमान के अलावा और किसी को
एंटर करने की अनुमति ही नहीं है। उसका जो चेयरमैन रहेगा वो मुसलमान रहेगा, उसका जो मैनेजर रहेगा वो मुसलमान रहेगा, कहाँ कहाँ ब्रांच रहेंगे, जितने भी वर्कर रहेंगे सब मुस्लिम कम्युनिटी से रहेंगे। और कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, वक्फ बोर्ड से कहाँ फंडिंग हो रही है, कहाँ पत्थर चलवाए जा रहे हैं, कहाँ बम फोड़वाए जा रहे हैं, कहाँ दंगे भड़काए जा रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला जिस भी स्टेट का, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वक्फ बोर्ड का ऑफिस रहेगा, वहां का मेन जो अध्यक्ष या चेयरमैन रहेगा उस वक्त का तत्कालीन सांसद या विधायक रहेगा। बिल्कुल से जनता जिसको जिताएगी उसका हकदार होगा, वो फिर जनता के हक में करेगा। तो एक तो ये मेंबर बनाना है। दूसरा, जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं, चेयरमैन के लेवल पे बड़े बड़े मौलाना दाढ़ी वाले, बिल्कुल फतवा पढ़ने वाले, उन सबको बोला तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, इतने पैसे का मालिक बन के बैठे हुए हो, तुमको कैसे चलाना है, इस पैसे का इस्तेमाल। कहते हैं ना कि पैसा दोनों जगह है, अंबानी के पास भी है और उसके पास भी था, दाऊद के पास भी था, अभी भी है। वो इस्तेमाल कैसे करता है, ये इस्तेमाल कैसे करता है, इस दोनों में फर्क है। वो डेवलपमेंट में खर्च करता है और ये डिमोलिशन में खर्च करता है। तो फर्क है, पैसा कहाँ है, किसके हाथ में है, उसको कैसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज को सरकार को जानकारी होनी चाहिए। सरकार इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हमने भरोसा देके सरकार को वहां बिठाया है तो सरकार के पास वो रिपोर्ट होना चाहिए भाई, वो उतना करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आ रहा है, जा कहाँ रहा है। जैसे कि अभी पेटीएम पर लोगों का बिल्कुल पता नहीं चलता था कहाँ फ्रॉड हो रहा है, किसके पास है, कैसे क्या है, ठीक। जो कि जो फंडिंग आती थी इलेक्शन के टाइम पे, कहाँ से आ रही, किस देश से आ रही, कितनी आ रही, क्यों आ रही, पता ही नहीं चलता था। किसी पार्टी के पास दुनिया भर की फंडिंग आ रही। तो हर चीज का एक रिकॉर्ड, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं रहेगा तब तक धोखेबाजी, हरामी बना और ये डकैती और बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारे एक्सीडेंट्स वगैरह सब होते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि कोई भी एक अकेला इंसान विदाउट एडिंग एनी थॉट वो कुछ कर ही नहीं सकता है। उसके मन में पहले थॉट डाला गया, थॉट के बाद उसको सपोर्ट किया गया, सपोर्ट के बाद उसको ऐसा फील हुआ कि पावरफुल है, और जब उसको जिस दिन फील आ गया कि वो पावरफुल है, समझ लो कांड हो। बिल्कुल पावरफुल बना कौन था? सिंपल सी बात है ना, इतना पैसा है इन लोगों के पास। और ये सर जो बताए पेटीएम वाला, ये भी बहुत बड़ा गेम हुआ था। पेटीएम बिना सरकार की मंजूरी के सबको अकाउंट खोल के दे रहा था, किसी को भी डब्बा पकड़ा दे रहा था, उसमें लाखों लाखों के रोज के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कौन किसको दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है, छोटे छोटे बिजनेस के नाम पे। ऐसे इसी चीज का फायदा उठा रहे थे सब, ड्रग्स का जा रहा है, गांजे का जा रहा है, बिल्कुल किस चीज का बिजनेस चल रहा है पता नहीं। तो इसको रोक लगाया, बैन ही कर दिया उसको तो आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया, हटो इस लाइन से हट जाओ, खत्म हो जाओ, तुम जोड़ना है बैंक अकाउंट से अपने यूपीआई जोड़ो। तुम कौन होते हो भाई अकाउंट क्रिएट करने वाले? तुम बैंक वाले हो? तुम्हारे पास कोई बैंक है? हो कौन तुम? मुंह दहेलागी। आरबीआई के पास इतना पावर है, किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है पेमेंट मेथड से। नेपाल भेज रहे हो या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, और मुझे क्या पता। और इससे बचने के लिए, फंडिंग से बचने के लिए मोदी गवर्नमेंट, देखो कोई भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ कोई रूल नहीं बनाती है, पहली ये गवर्नमेंट है जिसने बनाया है। लोगों को भरोसा नहीं होता ना कि ये सही है, क्या कर रहा है। भाई आप आज के डेट में आप अपना आईटीआई वो लगाइए, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का हमको हक है। तो आप आरटीआई लगाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे जानकारी मिलेगी और किस बात की जानकारी मिलेगी? जितने भी विदेश से या कहाँ से फंडिंग आ रहा है, किस पार्टी को कौन कितना फंड कर रहा है। अब मोदी ने चेंज कर दिया उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो बॉन्ड बनेगा पहले, और वही बॉन्ड इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर सीधे सवाल उठ जाएगा कि आपको पैसा आया कहाँ से। अगर आपको आना है पैसा, मंगाना है पैसा, तो दिखाइए, आपको रोका नहीं जाएगा, बस आप दिखाइए। वही बात है, दिखाना जरूर। आपने चुनाव लड़ा, आप एक गद्दी पर, उसके बाद आप दूसरा बड़े लेवल पे चुनाव लड़ रहे हो, उसमें आपने करोड़ों खर्चा कर दिया। अरे इससे पहले जब आपकी पोस्ट थी उसमें करोड़ आने का सवाल ही नहीं बनता है। इसका मतलब आपने कोई इलीगल काम किया तभी तो आया आपके पास, तो फंडिंग कहीं दिख नहीं रही। तो मतलब कि 2 नंबरी काम हुआ है, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि कैसे वक्त के कानून को बदला जाए, किस तरीके से
कमिटी चल और रही ये है। अमेंडमेंट जरूरी है। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में ये गर्म हुआ है मामला। महाराष्ट्र के चुनाव में देखिए क्या चल रहा है। मुस्लिम धर्म गुरु फाइनल में खुले उतर के आ गए हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी को बाइकआउट करो। 12% मुसलमान की संख्या है महाराष्ट्र में। सोच 12% लोग सोचो, अपने आप को अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते भाई? 12% वालों को दिखा दो कि हम 88% हैं। खून में गर्मी नहीं है। 88% हो तो दिखाओ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में फिर से बननी चाहिए शिंदे की सरकार। ये मुसलमान उलेमा बाहर उतर के आ रहे हैं। ओवैसी कह रहा है कि आपको वक्फ बोर्ड हटा दिया जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा। उनकी स्थिति फालतू झूठ अफवाह फैलाना, इसको बोलते हैं वहम फैलाना। इसके लिए भी इसको जेल हो सकती है, लेकिन वो पहले ही चिल्लाने लगेगा। यही बात है। ये चिल्लाने वाले सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो रोना। उधर से मार के आएगा और इधर आके रोने लगेगा, कहेगा मुझे बहुत मारा गया है। यही आता है इनको। तो सर यही है। अब वक्फ बोर्ड को कल के डेट में अमित शाह ने भी खुला बोला है कि इसको अमेंडमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। शीतकालीन सत्र जैसे ही चालू होगा संसद का, सामने आएगा और पास तो हो ही गया मेजोरिटी से। पहले मेजोरिटी में आओ ना, कुछ रोकना चाहते हो तो अपनी औकात दिखाओ, फिर चेंज करना। और अगर आप लोग हिंदू हैं और आप लोग भी चाहते हैं वक्फ बोर्ड पर कुछ चेंजेस आए और आपका एक हक रहे, आपका भी उसमें नाम रहे, तो पहले मेजोरिटी में आना पड़ेगा। लेकिन वो ही नहीं चलता रहेगा सिलसिला, कभी कभी इसको बदलना पड़ेगा, वरना आपका भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हाल चल रहा है। ठीक, बांग्लादेश में एक टाइम ऐसा था सर जी कि उस टाइम पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, हिंदुज्म ज्यादा थी। ठीक, आप अगर देखोगे तो 75% जो जनसंख्या थी वो हिंदू की थी, और आज के टाइम पे वहां पे काटे जा रहे हैं। वहां पे मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आप तिलक लगा के नहीं घूम सकते, आप कलावा पहन के नहीं घूम सकते हैं। अगर इतना ही सच्चे दिल के मुस्लिम होते तो क्यों माइनॉरिटीज को हक क्यों नहीं दिया? हमारे इंडिया ने ही क्यों माइनॉरिटीज को हक दे दिया और मुस्लिम को माइनॉरिटीज का एक नया हक वक्त पकड़ा दिया? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? एक और चीज सर, पाकिस्तान में हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जा रहा? ईरान में हिंदुओं क्यों नहीं दिया जा रहा? हर जगह हिंदू क्यों दबाया जा रहा? और हम यहाँ पे भैया अच्छी तरीके सजा के बैठ रहे हैं। तो इस चीज पे लड़ना चाहिए और अपने हक के लड़ना चाहिए, मेजोरिटी में आके ही लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और सर एक बात और हम बता दें इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों, माइनॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? जिसकी पॉपुलेशन किसी भी देश में 1% या लेस देन 1% हो। यहाँ 20% हो गए माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी होने में कौन माइनॉरिटी है? जैन माइनॉरिटी है, डीएल में सिख माइनॉरिटी है, ये सब माइनॉरिटी। मुसलमान 20% से कहाँ से माइनॉरिटी होने लगा? ये सारी चीजें हमको बेवकूफ बनाया जाता है। ये सब कुछ नहीं है, ये गफलत है। ये सारी गफलतें केवल आती हैं चुनाव में, जिसको बोलते हैं ना मेढक। ये चुनावी कीड़े हैं। जैसे बारिश में मेढक बाहर आ जाते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, वैसे ही चुनाव में बाहर आते हैं और हमको एक आपस में लड़ने का वो देके और चले जाते हैं। माइनॉरिटी का मीनिंग होता है जो जिनकी संख्या बहुत ही कम हो, 1% और लेस देन 1%। इट मीन्स पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू हैं जैसे, उनको तो कोई राइट्स नहीं मिले हुए हैं, सारे राइट्स छीन के आपने खत्म कर दिए। वहां पे कहने के लिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं होता कि वहां की सत्ता सेना बदलेगी। सेना की कोई औकात नहीं होती डेमोक्रेसी के सामने। और वहां की सत्ता जब वहां की सेना चाहती है बदल देती है। इमरान खान पोस्ट पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री को कॉलर पे घसीट के जेल में डाल दिया। ये डेमोक्रेसी है? तो वही बात है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है सर। ये सब देखने और दिखाने वाली चीजें हैं। देखना दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम भी आप लोगों से जानना चाहते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे आप हिंदू हो, क्या वक्त जरूरी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वक्त में कुछ चेंजेस आने चाहिए, ठीक, कुछ भी चेंजेस आने चाहिए या अच्छे चेंजेस या हमारी हित के लिए चेंजेस रहेंगे, तो कमेंट करिए कौन से चेंजेस आने चाहिए, कैसे चेंजेस होंगे और क्या उसके एडवांटेजेस होंगे या डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।